पूरे स्टॉक मार्केट की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन ये एक स्टॉक मेरा फेवरेट, आप लोगों को काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक आज के डेट में मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। इसका प्राइम रीज़न यही है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बाय गॉड पिछले 2 क्वार्टर से फाड़ू रिजल्ट आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो स्टॉक की वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस हो गई है। और जो वैल्यूएशन आज के डेट में है स्टॉक की, वो इस कंपनी की ग्रोथ जो अभी रिसेंट आई है और जो फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है, उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती अभी भी हमें दिखाई दे रही है। फिर से इसकी एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम आपको इस पूरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चले कि पहले तो कंपनी करती क्या है, और दूसरा इसमें क्यों एक लगभग हमें 2 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं गाइस। आज पूरे मार्केट की बैंड बजी हुई थी, लेकिन फिर भी उस मार्केट में ये जो अपना स्टॉक है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 2 से 2.5% के आसपास भागा है। ठीक है, तो दैट शोज कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। बट उससे पहले आप ये भी ऑब्जर्व करो कि जो रिजल्ट आया था इस दिन, इससे पहले रिजल्ट आया था, ये मार्केट खुला था, लेकिन ये स्टॉक लगातार उसके बाद गिरा ही है, 9-10% गिर गया है। एंड इसके पीछे का कोई खास नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रीजन मुझे तो नहीं लगा। मुझे पर्सनली ये एक प्रॉफिट बुकिंग लगा, जो टॉप से प्रॉफिट बुक किया गया है, बिकॉज जो रैली आई है वो यही एंटिसिपेशन में आई थी कि ये स्टॉक के जो, इस कंपनी का जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत अमेजिंग रहेगा। तो उस एंटिसिपेशन में जिन्होंने स्टॉक लिया, उसको होल्ड किया, अब वो स्टॉक भाग चुका है, तो अब वो रिजल्ट के बाद अपने प्रॉफिट बुक करके दूसरी अपॉर्चुनिटी माइट भी ढूंढ रहे हो। बट हम ठहरे लॉन्ग टर्म प्लेयर, हमें इसमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, तो हम ऐसे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फॉल से नहीं डरने वाले। ठीक है, और इसमें अपॉर्चुनिटी ही फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको क्लियरली समझो। आप देखो, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक की अगर आप प्रेजेंट वैल्यूएशन देखते हो पीई रेशियो के टर्म्स में, तो वो 37 की चल रही है। देखने में लगेगा कि भाई थोड़ा सा एलिवेटेड वैल्यूएशन है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पॉइंट पे ऐसा नहीं है। ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड दिखाई दे रही है, इनफैक्ट बिट अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। उसका रीजन ये है कि ये कंपनी अब सिर्फ एक इंटरमीडियरी कंपनी या एक सिर्फ रिफर्बिश्ड प्लेयर नहीं रही है। पूरे सेक्टर में एक एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्योंकि जो एआई है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका बिजनेस मॉडल ये है, समझो कि ये कंपनी का सिंपल सा काम है। सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सेकेंड जो लैपटॉप्स वगैरह वहाँ पे यूज होते हैं उसको ना बेचते हैं और अपने लैपटॉप्स को न्यू लैपटॉप से रिप्लेस करते हैं, और ये प्रोसेस साइकिल चलते रहता है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक एज अ कंपनी क्या करती है कि इन सभी लैपटॉप पीसीस को खरीदती है, उसको ठीक करती है, रिफर्बिश करती है, उसको नया जैसा बनाती है। सेकेंड हैंड ही रहता है, बट उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फर्निशिंग वगैरह करने की वो करके वारंटी के साथ, वो भी 3 साल की वारंटी देती है कंपनी। सोचो, अगर वो कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है तो उसको कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा अपने प्रोडक्ट पे, वरना तो उसका सारा पैसा वारंटी कॉस्ट को बियर करने में चला जाएगा। अगर वो सड़ा प्रोडक्ट बनाएगी और वारंटी लोग अवेल करने के लिए आएंगे तो बार बार उसका खर्चा होगा। तो 3 साल की वारंटी को सोच समझ के दे रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है, और जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा प्रोडक्ट वो जानबूझ करके बनाती है, तो कस्टमर्स भी इवेंचुअली सेटिस्फाई होते हैं। तो बैक आ जाते हैं हम लोग इस समय पर, जहां पर ये कंपनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से सेकंड हैंड लैपटॉप पीसीज वगैरह को खरीद करके उसको रिफर्बिश करके वारंटी के साथ बेचती है। लेकिन ये मॉडल तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, कंपनी इसी मॉडल पर काम कर रही है, ठीक ठाक ग्रोथ भी दिखा रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, मुझे भी नहीं, जब हम ये स्टॉक को एनालाइज कर रहे थे आज से 8-9 महीना पहले जब इसका आईपीओ आया था, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से अपॉर्चुनिटी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एंड प्राइम रीजन इज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई की वजह से डिमांड काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है उन प्रोडक्ट्स की जो एक्चुअल में हमारे लैपटॉप पीसीज में यूज होते हैं। जैसे आपका मेमोरी चिप्स हो जाता है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स हो गया आपका, फिर प्रोसेसर यूनिट्स हो गया, फिर स्टोरेज हो गया। तो इन सब चीजों की डिमांड काफी बढ़ रही है एआई की वजह से, जिसकी वजह से जो आपके न्यू लैपटॉप पीसीज हैं उनमें भी ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट इन इन प्रोडक्ट्स की, इन इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ने की वजह से शॉर्टेज हो रही है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से जो न्यू लैपटॉप पीसीज में ये सारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो न्यू लैपटॉप पीसीस की भी डिमांड बढ़ गई है। हम अगर डेटा निकाल करके देखें तो पिछले 6 महीनों में लैपटॉप पीसीस की जो प्राइसेस है वो 20 से 25% से बढ़ गए हैं। यहाँ इंडिया में, ग्लोबली भी यही ट्रेंड चल रहा है। तो उस सिनेरियो में बहुत लोगों के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए भी और छोटे छोटे रिटेल लोगों के लिए भी अचानक से लैपटॉप्स बहुत महंगे हो रहे हैं, और उनके लिए ये न्यू प्राइस डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो एडेप्टेशन मुश्किल है न्यू प्राइस का। इस बीच वो कोई तीसरा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन इस पॉइंट पे है यही रिफर्बिश गुड, जो ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी सप्लाई करती है विथ वारंटी कॉस्ट।
तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है जिस वजह से इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, सीईओ शरद खंडेलवाल जी हैं, वो अपनी ग्रोथ को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस हो गए हैं। और सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, असल में हमको इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसमें असल में ये टेलविंड दिखाई दे रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटी की हमने बात की उसका असर दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज अगले 2 सालों तक चलेगी, 2027 के एंड तक तो चलेगी ही, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली, जो हाई प्राइसेस की वजह से सारे लैपटॉप प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो जो भी तोड़ निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा इसका, वो टाइम टेकिंग है। टाइम लगेगा, सॉल्यूशन आ जाएगा कि चलो ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आए जिसकी वजह से प्राइसेस गिर गए, लेकिन वो टाइम लेगा। और कितना टाइम लेगा? 2 साल। और 2 साल के लिए ये कंपनी के पास ह्यूज फ्लरिशिंग अपॉर्चुनिटी रखी है। इस वजह से मार्केट इस कंपनी को काफी ज्यादा भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी अगर आप देखो तो वैल्यूएशंस 37 देखने में थोड़ी सी हाई साइड पे लगेगी, लेकिन ये सेक्टोरल टेलविंड की वजह से मार्केट इसको ये वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जिस हिसाब से कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, उस हिसाब से ये वैल्यूएशन हमें हायर साइड पर जाते हुए दिखाई देगी। मतलब अगर ये कल को जाकर के 40-50 की पीई पर भी चला जाता है, 50-55 की पीई पर, तब भी हम कहेंगे कि ये कंपनी वेल डिजर्व्ड है। ठीक है, आई होप आपको क्रक्स समझ में आ गया। सो एक बार इस कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 34% हुई है। 166 बीपीएस से, यानी आपका लगभग 1.6% से इस कंपनी की एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुई है। लास्ट ईयर जब कंपनी का रिजल्ट आया था आईपीओ लिस्टिंग के बाद, तो कंपनी ने बताया था कि हम लोग 0.7 से लेकर के 1% के बीच अपनी प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन को एक्सपैंड करते चलेंगे हर साल दर साल। लेकिन एक ही साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को 1.6% कर लिया है। आप समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में ओवरऑल सेक्टोरल टेलविंड की वजह से। Q4 FY26 में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को 43% से बढ़ाया है, एंड अपनी जो प्रॉफिट है इसको ऑलमोस्ट इन्होंने ट्रिपल कर लिया है, ऑल बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री टेलविंड। ठीक है, आरओई रेशियो, आरओसी रेशियो कंपनी ने बताया कि पिछले साल से कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, हमारी जो इक्विटी बेस है वो एक्सपैंड हुआ है, लेकिन फिर भी ये रेशियोज अपने आप में, ये जो आरओई आरओसी रेशियो है अपने आप में बहुत बेहतर है, एंड ये हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये सारी चीजों की वजह से मार्केट हमें इस स्टॉक को रिवॉर्ड करता हुआ दिखाई देगा। As we move on to FY27, we remain focused on a disciplined execution, improving profitability, driving sustainable long-term value with our advanced refurbishment facilities across India, UAE, USA, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का कहना है। अब थोड़ा सा रिजल्ट्स देख लो। वैसे तो रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया है। Q4 में 43% की रेवेन्यू ग्रोथ है, और पूरे फुल ऑन ईयर बेसिस पे FY26 में 34% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा Q4 में 106% से ग्रो किया है, एंड आपका जो प्रॉफिट है वो 37% से ग्रो किया है। पैट अगेन ऑलमोस्ट इट हैज ट्रिपल्ड, 179% से और 91% से ईयर बेसिस पर ग्रो किया है। अमेजिंग ग्रोथ, अमेजिंग ग्रोथ। इस ग्रोथ पे भी अगर ये स्टॉक अभी हमें 37 की पी रेशियो पर मिल रहा है, तो आप क्या ही समझ रहे हो, मतलब क्या ही चाहिए आपको यार। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट सिर्फ ये नहीं देखता है कि प्रेजेंट ग्रोथ कैसा है, मार्केट को ये भी देखना होता है कि भैया फ्यूचर में कंपनी कैसा ग्रो करेगी। तो उस हिसाब से भी इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर का ग्रोथ गाइडेंस भी इन्होंने अपने जो कॉन कॉल हुई है उसमें अच्छा गाइडेंस दिया है, उस पर भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो FY26 में क्या क्या बातचीत हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड वाज देयर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। ग्रोथ में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने देखा कि क्वालिटी ग्रोथ हुई है, मतलब सिर्फ कंपनी की रेवेन्यू नहीं बढ़ी है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। कंपनी उस रेवेन्यू में से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रॉफिट भी निकाल पा रही है, इसको हम लोग क्वालिटी ग्रोथ कहते हैं, जो कि इस कंपनी में हमें देखने को मिला है। कंपनी की जो कंट्री है 46 कंट्रीज में अब सप्लाई करती है, और FY26 के स्टार्टिंग में ये 35 के आसपास कंट्रीज में सप्लाई करती थी। दैट शोज की कंपनी कितना कितना स्ट्रांगली और फास्ट एग्जीक्यूशन एक्सपैंड कर रही है ज्योग्राफिकली। और जितना ज्यादा ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करेगी, जितना ज्यादा यूरोप यूएसए में जाएगी, उतना ही ज्यादा इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि उन कंट्रीज में इन्फ्लेशन थोड़ा हायर साइड पर है, उस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी। इसके अलावा ये न्यू इनिशिएटिव्स भी ले रही है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि ये अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग साइड पर घुस रही है। अभी तक इनका ना B2B सेगमेंट था। ठीक है, B2B यानी कि ये बड़े इंस्टीट्यूशन से बेचती खरीदती थी, लेकिन अब ना ये B2C को भी टारगेट कर रही है, यानी डायरेक्ट रिटेल कस्टमर्स जिनको इतना हाई प्राइसेस की वजह से प्रेशर फील होगा, तो वो जरूर चाहेंगे कि मेरे पास भी कोई थर्ड ऑप्शन हो, रिलायबल ऑप्शन लैपटॉप पीसीज के लिए, तो वो डेफिनेटली इस कंपनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। और इस पॉइंट पर अगर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हैं तो एक अच्छा उन्हें
उन्हें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज गिवन हाउ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैज बीन परफॉर्मिंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ। इसके अलावा कंपनी ने ईएमआई का भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करने का पूरा प्लान कर लिया है कि भाई अगर कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास तो हम लोग उनको ईएमआई फैसिलिटी भी दें, ताकि उनके लिए चीजें और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए, ठीक है। और अभी इन्होंने इंडिया के लीडिंग आईसीटी डिस्ट्रीब्यूटर, आपने माइक्रोन का नाम सुना होगा, उनके साथ पार्टनरशिप किया है। मतलब आप समझो कि जो कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में एग्जिस्टिंग न्यू पीसी लैपटॉप को ओवरऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उनके साथ कंपनी जाकर के बातचीत कर रही है और उनके साथ अब डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो उनका जो नेटवर्किंग है उसका फायदा फिर कंपनी को मिलेगा। लोगों को ये पता चलेगा कि अच्छा, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बाजार जिनका ब्रांड का नाम है, वो नाम का भी कोई ब्रांड है, कंपनी है जो रिफर्बिश गुड्स प्रोवाइड करता है, अच्छा गुड्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये मेरा ट्रस्टवर्दी है, अगर ये मेरे पास माल लेकर के आ रहा है तो जरूर कुछ अच्छा होगा और साथ में हमें वारंटी तो मिल ही रही है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट, ग्रोथ ट्रिगर कहो बेसिकली, हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी है ही, और कंपनी पूरी तरीके से सारा स्टेप्स ले रही है कि वो कैसे इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। दैट शोज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट की मौके पे चौका मार रही है, ठीक है। इंडस्ट्री डायनेमिक्स हमने बात कर लिया। स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, जहां पर न्यू पीसीज महंगे होते जा रहे हैं और लोग अफोर्डेबिलिटी के लिए रिफर्बिश्ड पीसी को कंसिडर कर रहे हैं। मेमोरी चिप्स अगर आप देखो तो लास्ट 6 मंथ में 4 से 6 गुना उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। प्रोसेसर एंड स्टोरेजेस वगैरह के स्टोरेज के प्राइसेस 3.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और प्रोसेसर का 45% से इंक्रीज हो गया प्राइसेस इन लास्ट 6 मंथ। तो ये पूरा इंडस्ट्री डायनामिक है, और इन सब प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से जो आपका जो सप्लाई है, आईडीसी ने जो ग्लोबल पीसी शिपमेंट की जो फोरकास्ट की है उसको, शिपमेंट को 11% से कट डाउन कर दिया है। तो बेसिकली डिमांड है बट सप्लाई साइड पे क्राइसिस चल रहा है। तो बेसिकली ये जो गैप होएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में, इसको भरने के लिए आपकी कौन सी कंपनी आएगी? रिफर्बिश कंपनी अपनी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक, जो आज के डेट में इंडिया के टॉप रिफर्बिशर कंपनी बन गई है। इसको फर्स्ट मूविंग एडवांटेज मिल रहा है पूरे सेक्टर में। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो 2 ईयर होने वाला है ये कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, एंड इसमें कंपटीशन भी ज्यादा हमें आता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सेकंड हैंड गुड है। सेकंड हैंड गुड में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको ना रेप्यूटेशन बनाना पड़ता है। यू नीड टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन, जो इस कंपनी ने बहुत सालों से बनाया है। अचानक से कोई नया प्लेयर आएगा और बोलेगा कि भाई हम सेकंड हैंड गुड प्रोवाइड करेंगे, ले लो, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से उस पूरे सेक्टर में कंपटीशन का भी अभी कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा है। ये भी इस कंपनी को एडवांटेज है। तो इसको फुल, मतलब एकदम खुली छूट मिल गई है इनके मार्जिन एक्सपेंशन की भी और इनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की भी। में Q4 FY26 में थोड़ा इनका मार्जिन कॉम्प्रेस होता हुआ दिखाई दिया है इन कंपैरिजन टू Q3 FY26। तो मतलब जो लास्ट क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा दिखाई दिया है, बट वो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हिस्टोरिकली अगर कंपनी का देखते हो रिजल्ट्स, तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन रही है हमेशा दिसंबर क्वार्टर में ना कंप्रेस्ड हो जाती है। क्यों कंप्रेस्ड, सॉरी, मार्च क्वार्टर में कंप्रेस्ड हो जाती है। क्यों कंप्रेस्ड हो जाती है? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री जमा कर पाए, क्योंकि अगर आप देखो मार्च क्वार्टर जो होता है वो क्लोजिंग क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, और हर कंपनी चाहती है कि वो अपने बैलेंस शीट को लाइट रखे, जिस वजह से वो अपने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसमें कि कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप्स आ जाते हैं, वो बेच देती है, निकाल देती है। तो वो पॉइंट होता है, वो टाइम होता है जब ये कंपनी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक उन यूज्ड पीसी लैपटॉप्स को हेवीली खरीद लेती है, ताकि उनके पास एक इन्वेंट्री मेंटेन रहे, फिर थ्रू आउट द ईयर वो इन्वेंट्री को यूज करके रिफर्बिश करके बेचते रहें। तो वो टाइम होता है जहां पर वो अपने वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करती है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने पर ज्यादा फोकस करती है, जिस वजह से उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो ऑटोमेटिकली क्रंच हो जाती है। तो यही एक मेजर रीजन था। और दूसरा रीजन ये था कि कंपनी इस पॉइंट पर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। इन्होंने अपने न्यू एम्प्लॉइज को ऐड किया, आई थिंक 2400-2500 के अराउंड इनके एम्प्लॉइज हैं अभी के डेट में। तो पहले आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए उन्होंने न्यू एम्प्लॉयज अभी से हायर कर लिए हैं। 2-3 फैक्ट्रीज है न्यू जो उन्होंने खोली है, उस वजह से भी जो इनकी प्रेजेंट कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो अचानक से बढ़ गए हैं। इन एक्सपेंसेस की वजह से जो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा उसको आने में थोड़ा टाइम है। बाय दैट टाइम प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से Q4 में हमारे को कंप्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा सस्टेन नहीं होगा। प्रॉफिट मार्जिन हमें आने वाले क्वार्टर में ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, जब धीरे धीरे ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज और फैक्ट्री कंपनी ने की है उसका यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगे। कुछ बातें डेट पोजीशन और वर्किंग कैपिटल पे भी हुई है। FY25 में इनका डेट 383 करोड़ के आसपास था, और मार्च FY26 में इनका 300 करोड़ के आसपास का डेट है। मतलब वही डेट लेवल पर ये लोग आ गए ऑलमोस्ट, जो इन्होंने पिछले साल क्लोजिंग की थी। बेसिकली जो आईपीओ आया बीच में, जैसे मार्च 2025 का इनका डेट 383 करोड़ का था, और आईपीओ आई थिंक जून जुलाई के आसपास आया, तो उन्होंने आईपीओ रेज करके पैसे को यूज किया अपने डेट को पे ऑफ करने में। तो वो पे ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी इनका डेट FY26 में फिर से बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनको स्ट्रैटेजिकली वो डेट लेना पड़ा
क्योंकि इनको हेवी इन्वेंट्री बिल्डअप करना था, क्योंकि जैसे इन्होंने ओवरऑल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देखी, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट काफी शार्प है, मौके पे चौका मारती है, तो जैसे इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो इनको लगा कि नहीं भाई, हम लोग लोन लेते हैं और इन्वेंट्री को बिल्डअप करते हैं जितनी रिक्वायर्ड है, और उस हिसाब से फिर हम लोग आगे आने वाले समय में सेल करके अपना पैसा बनाएंगे। तो ये जो डेट बढ़ाया है कंपनी में, ये टिपिकली स्ट्रैटेजिक डेट है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अब ये भी बोल रही है कि हम इससे ज्यादा ऊपर डेट नहीं बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने वो डेट मेंटेन कर लिया है, अब हमें ज्यादा डेट की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको 14 से 15 करोड़ के आसपास ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और डेट को इन्होंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनको इन्वेंट्री बढ़ानी थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो खरीद करके रखना था। क्यों खरीदना था, सबसे पहला रीजन की डिमांड बढ़ने वाली है रिफर्बिश गुड्स की, इसके एंटिसिपेशन में कंपनी ने पहले से अपने आप को सेकेंड हैंड गुड खरीद करके उनको रिफर्बिश करना चालू कर दिया। दूसरा रीजन ये भी है कि अब देखो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड गुड की भी आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। तो अगर कंपनी सोचेगी कि नहीं भाई, हम आगे जब डिमांड आएगी मेरे पास तब जाकर के सेकेंड हैंड गुड को खरीदेंगे, बनाएंगे, फिर बेचेंगे, तब कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी क्या कह रही है कि अगर 5 महीने बाद हमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, तो आज जो 5 महीने पहले का प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस पर हम लोग सेकंड हैंड गुड को खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस बढ़ेगा तो 5 महीने बाद हमारे को सेकंड हैंड गुड्स भी हायर प्राइस पे मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे को कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी आज ही इन्वेंट्री इतनी खरीद ले रही है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में वो पहले से एक ऐसे प्राइस पर खरीद के रख रही है इन्वेंट्री कि आने वाले कुछ महीनों में जब प्राइस बढ़े तो उनको प्रॉफिट मार्जिन का फायदा हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी अभी एक हेवी वर्किंग कैपिटल वाली कंपनी है, जहां पर इनके ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व हैं, अपने बिजनेस में इनके ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, चाहे वो इन्वेंट्री के रूप में हो, चाहे वो कंपनी क्रेडिट भी देती है अपने आगे जो उनके चैनल पार्टनर्स हैं जिनको वो अपने प्रोडक्ट बेचती है, जो फिर आगे जाकर कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको भी ये लोग थोड़े क्रेडिट पर सामान बेच रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि चलो मेरा माल जो है ना पहले से सब जगह बट जाए, ताकि जब डिमांड आए तो डीले ना हो। तो ये चीज सोच करके पहले से सबको हेवी माल दे रही हैं, और वो भी क्रेडिट पर। तो इस हिसाब से जो इनकी वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ी हेवी हो गई है। लेकिन ये जिस हिसाब से कंपनी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को प्लान करके इतना रिस्क ले रही है, ये रिस्क भले ही कैलकुलेटेड रिस्क है, बट फिर भी ये एक तरीके का रिस्क है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाता है, थोड़ा सा भी चीजें हमारे फेवर में नहीं जाती है, कंपनी के फेवर में नहीं जाती है, एस्टिमेट्स के हिसाब से नहीं होती है, तो इसको बहुत बहुत प्रेशर आ जाएगा इसकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर, और फिर हमें स्टॉक में भी बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है, बट जिस मोमेंट ये सिचुएशन होती है तब हम आपको डेफिनेटली वीडियो बना करके अपडेट करेंगे, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैकिंग दिस स्टॉक कंसिस्टेंटली, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी इस तरीके की ट्रैकिंग रखो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। नाउ FY27 में कंपनी क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रही है वो सुन लो, बहुत अमेजिंग है। ये कंपनी 25% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है। पिछले साल की भी यानी कि FY26 की भी इन्होंने 25% की ग्रोथ टारगेट की थी, बट वो आते आते क्वार्टर गुजरते गुजरते उन्होंने अपनी जो गाइडेंस थी वो बढ़ा दी, जिस वजह से मार्केट काफ़ी खुश होता है और स्टॉक को रिवॉर्ड करता है। तो होपफुली ये भी हमें यही सेम फिनोमिना हमें इस साल भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इससे पूछा गया है कि भाई आप बता रहे हो कि आपके पूरे सेक्टर में टेलविंड है, आपने इंडिया के बेस्ट बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप किया है, इनफैक्ट आप यूरोप और USA के भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप करने के एडवांस फेजेस में हो, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता 25% की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम आप गाइड कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी FY26 में आपने 34% की रेवेन्यू ग्रोथ बता दी है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, हम लोग कम ही गाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर बिट कंजर्वेटिव, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता, दो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट हम लोग आपको ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं देंगे, मीडियम लेवल पे लेकर के चलेंगे। एंड गाइज आप देखो इस लेवल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस पर भी अभी जो वैल्यूएशंस पर स्टॉक अवेलेबल है वो कंसिडरेबली चीप वैल्यूएशन है। ऐसा हम लोग इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से प्रेजेंट कंपनी की रिजल्ट आया है, 180% की पैट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और फ्यूचर का भी पैट ग्रोथ एस्टिमेट आप समझ लो 40-50% के अगर अराउंड रहता है, तो उस हिसाब से भी जो डिजर्विंग वैल्यूएशन होती है कंपनी की, जो फेयर वैल्यूएशन अगर आप कहोगे इस ग्रोथ रेट पर, तो कहीं ना कहीं 60-70 की तो आराम से वैल्यूएशन डिजर्व करता है। लेकिन ये स्टॉक किस वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, 37। और चलो हम मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल हेवी है इसमें, उस रिस्क को भी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यूएशन 60-70 ना इमेजिन करके अगर हम लोग 50-55 की भी वैल्यूएशन देते हैं ना स्टॉक को, तब भी हमें मतलब पी रेशियो के टर्म्स में तब भी हमें प्राइस राइज का स्कोप दिख रहा है, क्योंकि अभी प्रेजेंट इसकी पी कितनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37। अगर अर्निंग कांस्टेंट रखते हैं तो 37 की पी की 30 पी जो 37 है उसको 55 होने में प्राइस राइज करना पड़ेगा अगर अर्निंग कांस्टेंट रख लें तो उस हिसाब से इसमें स्कोप दिखाई दे रहा है। एंड स्कोप का क्यों, क्या क्या रीजन उसके पीछे, ये सारे रीजंस जो हमने बात किया।
ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के पास कि ज्योग्राफिकली कंपनी की रेवेन्यू इन इन जगहों से आती है, जो कि एक वेल डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल बेस हमें नजर आ रहा है। एंड आई अप्रिशिएट कंपनी फॉर दैट, कि क्योंकि इसको एक लोकेशन का उतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है, ये अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पा रही है। एक मेजर सवाल जो इस कंपनी की मैनेजमेंट के साथ इस बार पूछा गया है कि यूएस ईरान की वॉर से कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम तो फेस नहीं होने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखो लगभग ऐसे इनकी ना अभी 5 मेजर फैसिलिटी है, जिसमें कि 3 जो मेजर फैसिलिटी है वो यूएई में है। शारजा एक जगह है, शारजा पोर्ट यूएई का है, तो वो आपके देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर प्रॉब्लम चली है उसके टिप पर है। तो लोगों को ये डर लग गया कि कहीं ये जो शिपमेंट है उसमें तो कहीं कंपनी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हो सकता है शिप्स जाती हो जिसमें ये सारे गुड्स कंपनी के सप्लाई होते हैं। बट कंपनी ने कहा भैया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही अपनी जो शिपमेंट है बाय एयर करते हैं, ठीक है। हमें कोई सीवी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हम लोग अच्छे से चल रहे हैं ना, हमारे पास ऑपरेशनली कोई डिले चल रहा है, ठीक है। एक आध दो बार मिसाइल्स फेंके गए, बट यूएई का इंटरसेप्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से वहाँ की गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो हमारे को ऑपरेशनली कोई हिंड्रेंस नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही हमारे को शिपमेंट में कोई हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। इस वजह से भी स्टॉक बीच में जब ईरान यूएस का वॉर हो रहा था तो मार्केट डर गया था और स्टॉक पिट रहा था, काफी ज्यादा पिट रहा था। तो अभी वो डर क्लियर हो गया है कि भाई कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है और इसका सब कुछ चंगा चल रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या अब प्लान है कि आप अपनी कैपेसिटी को किस हिसाब से एक्सपेंड करोगे, तो इनकी कैपेसिटी दो फेज में है। एक तो पहले इनको एम्प्लॉय की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जो कि लैपटॉप को बना पाए, रिफर्बिश कर पाए। और दूसरा इनको फैसिलिटी चाहिए होती है, जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होगी। तो दोनों ही टर्म्स में कंपनी ने अभी रिसेंटली मैसिव एक्सपेंशन किया है। लास्ट ईयर इनके एम्प्लॉय काउंट था 1250, अभी कितना हो गया, जस्ट ऑलमोस्ट 80% राइज टू 148 का। सिग्निफिकेंट एडिशन इन लास्ट 3-4 मंथ, लास्ट 3-4 महीने में तो और सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने में ही हमें पूरी इंडस्ट्री लेवल पर इतनी मैसिव टेलविंड देखने को मिल रही है। अभी जो इनकी फैक्ट्री कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर देखो तो पर मंथ इनको 1,50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर रिफर्बिश करने की कैपेसिटी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के डेट में कंपनी के पास एक अच्छी कैपेसिटी है, और कंपनी ने इस कैपेसिटी को बनाया ही इसीलिए है क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाली स्ट्रॉन्ग डिमांड को एंटिसिपेट कर रही है। और ये भी कह रही है कंपनी कि ये हमारे लिए अभी काफी इनफ फैसिलिटी है। अब हम लोग FY27 में आने वाले साल में कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं देखने वाले हैं, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर हमारे पास कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं आएगी तो हमारे को खर्चा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी धीरे धीरे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट मार्जिन पर एक और सवाल कंपनी को पूछा गया था कि भाई आपके पास अच्छा स्कोप है, अब आप पूरे इंडस्ट्री में टेलविंड है, न्यू लैपटॉप पीसी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप अपने पुराने रिफर्बिश के भी प्राइसेस बढ़ाओ ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो उसमें बड़ा अच्छा कंपनी ने रिप्लाई दिया है कि भाई देखिए ठीक है हम लोग प्रॉफिट मार्जिन पे भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अग्रेसिवली अपना प्रॉफिट ना देखें इस वक्त पे, क्योंकि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं लोगों को सेकंड हैंड रिफर्बिश गुड्स को की हैबिट दिलाने के लिए, ताकि वो, क्योंकि सेकंड हैंड सोचकर लोगों के दिमाग में स्टिग्मा है कि नहीं नहीं सेकंड हैंड नहीं चलेगा। हम चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम लोग उन लोगों को गुड्स का यूज एप्लीकेबिलिटी दिखाएं, कि मतलब वो लोग गुड्स यूज करें और उस पर यकीन करें कि हाँ भाई अच्छा चलता है, 3-4 साल 5 साल तक अच्छा चलता है, वारंटी भी है। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर अडेप्टेशन हमें मिल जाएगा ना, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी जहां पर हम लोग अपना प्रॉफिट एकदम से बढ़ा सकते हैं, हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक के पास अफोर्डेबल प्राइसेस पे ही लैपटॉप पीसी जाए, और उस चीज से उनको हमारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि फ्यूचर लॉन्ग रन में हमारा ब्रांड अच्छा चले। तो दिस वाज ऑल, एंड विद दैट आई वुड से कि वैल्यूएशंस का मैंने आपको एनालिसिस बता ही दिया कि यार वैल्यूएशंस एक्चुअली में सीम्स चीपर, जिस हिसाब से कंपनी प्रेजेंट और फ्यूचर में ग्रोथ करने की उम्मीद हमें दिखा रही है। कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है जिस वजह से उतना एक्स्ट्रा वैगेंट वैल्यूएशन 100-200 की 100-150 की पी मार्केट कंपनी को नहीं देगा। अगर उस हिसाब से रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ आ भी गई तब भी मार्केट नहीं देगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एक हमेशा रिस्क है। लेकिन यार 50-55 की पी तो स्टॉक डिजर्व करता ही है। उस हिसाब से अभी की पी इसकी 37 की है, तो देयर इज अ स्कोप। बाकी यार डेफिनेटली ये हम आपको अपना व्यू बता रहे हैं, अपनी रिसर्च बता रहे हैं। मुझे कोई ऐसी मेरा टारगेट या इरादा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंडेशन दूं। आई एम जस्ट शेयरिंग इट, ताकि आप लोग सीखो कि किस तरीके से स्टॉक और सेक्टर की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है और एनालिसिस सीखी जाती है, करी जाती है। बाकी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यार, और लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।